एवरीवन, मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ है और समाज में और कानून की दिशा में चर्चा में रहता है। रिसेंट में आपने देखा होगा कई मूवीज पर बैन लगा या मूवी पर सेक्शन लगे, जैसे अगर आपने देखा होगा आर्टिकल आया, द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया, फिर अजय मूवी को लेके आर्टिकल आया। इसके अलावा भी आपने देखा होगा फूले मूवी को लेके भी चर्चा में था कि सीबीएफसी एक संस्था है, उसने मेकर्स को रिमूव करने के लिए कहा, कुछ सर्टेन जो वर्ड्स हैं, महार है, मांग है, पेशवी है, तो ये जो वर्ड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए कहा। तो जो कई फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, अभी जो कंट्रोवर्सी है अगर आप देखोगे कास्ट के बेसिस पर देखने को मिल रही है, माइथोलॉजिकल बेसिस पर और पॉलिटिकल रेफरेंसेस को देखने को मिल रही है। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ना, उसने समाज में एक चर्चा शुरू कर दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेट रेगुलेशन। स्टेट रेगुलेशन क्यों? क्योंकि जो ये संस्था है स्टेट के द्वारा रेगुलेटेड है, सीबीएफसी। अब वो कई मूवी पर कंटेंट को हटाने की बात हो, चाहे बैन करने की बात हो, या अगर आप देखेंगे बहुत सारे सेक्शंस रिमूव करने की बात हो, जैसे धड़क 2 जो मूवी आई उसमें भी लगभग 16 के आसपास जो सीन्स थे उनको रिमूव करने की बात हुई। तो इस वजह से पूरे समाज में चर्चा में बना हुआ है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सीबीएफसी के जो मैंडेट्स क्या हैं, कौन कौन सी फिल्मों पर रिसेंट बैन हुए हैं, इन डिसीजन का इम्पैक्ट क्या है। खास तौर पे अगर आप देखेंगे यूपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे कि सीबीएफसी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी है, किस एक्ट के अंतर्गत काम करती है, रोल स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके जो सर्टिफिकेशन है किस कैटेगरी के होते हैं। फिर उसके बाद एफसीएटी जो अपीलेट अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल है, उसको जो हटा दिया गया, इशूज क्या है, वे फॉरवर्ड्स क्या है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लास्ट में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं हम यहाँ पे जो रिसेंट में न्यूज में था कि रिसेंटली मल्टीपल फिल्म्स पर बैन देखने को मिला, सेंसरशिप देखने को मिली सीबीएफसी की, जिसने एक चर्चा खड़ी कर दी है। अब ये जो न्यूज है कई जगह आपको देखने को मिलेंगी, अगर आप देखेंगे द हिंदू है, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस है, वेरियस जगह ऐसी न्यूज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सीबीएफसी है क्या। सीबीएफसी के बारे में बात करते हैं, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। कैसी बॉडी है? सांविधिक निकाय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करती है। तो मतलब जो प्रसारण और सूचना मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक काम करती हुई एक अथॉरिटी है, जिसको कॉमनली सेंसर बोर्ड कहा जाता है। आप देखते होंगे कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी पर बैन लगाया, सेंसर बोर्ड ने उस मूवी पर बैन लगाया, ये न्यूज आपके लिए कॉमन है। तो ये आप सर्टिफिकेट देखते हो किसी मूवी के शुरू होने से पहले, तो ये सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? सेंसर बोर्ड इशू करता है। अब सेंसर बोर्ड जो सर्टिफिकेशन जो इशू करता है, उसके पास पावर कहाँ से आती है? तो 3 एक्ट बने। पहला जो एक्ट है 1952 में बना, सिनेमाटोग्राफी एक्ट, मेन एक्ट है, यहाँ से पावर आती है। जब राजा हरिश्चंद्र मूवी रिलीज हुई थी तो उसी के बाद ये एक्ट बना था, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, उन प्रोविजन या प्रावधानों के आधार पर मूवी को मेजर किया जाता है। अब कौन कौन से मापदंड हुआ भी हम देखेंगे। इसके अलावा 2024 में भी एक रूल्स आए हुए थे, 1983 में रूल्स बने थे, उसके आधार पर मेजर किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके बेसिस पर भी मूवी को या क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसको मेजर किया जाता है। अब अगर आप देखेंगे, नो फिल्म कैन बी रिलीज पब्लिकली विदाउट सीबीएफसी सर्टिफिकेशन, अर्थात सीबीएफसी का जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होता है या प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो कोई भी मूवी अगर आप देखेंगे नहीं रिलीज की जा सकती है। अब अगर हम बात करेंगे सीबीएफसी के बारे में, तो सीबीएफसी की जो बॉडी है उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं। तो कितने मेंबर होते हैं? 1+23। एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 23 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, या अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? प्रसून जोशी हैं, प्रसून जोशी जी इसके अध्यक्ष हैं। अब अगर आप बात करें जो ये मेंबर्स होते हैं, ये किसी न किसी जो सोशल साइंस फील्ड है, एजुकेशन है, आर्ट फॉर्म है, लॉ है, फिल्म जो मेकिंग है, इन सब फील्ड से होने चाहिए। तो जो इसमें सदस्य होते हैं एक्सपर्ट्स मेंबर होते हैं। अब इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं, अगर आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आप पाओगे कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है। लेकिन इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं अगर आप देखोगे, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी, इस जगह पे अगर आप देखेंगे इनका हेडक्वार्टर है। अब एडवाइजरी पैनल भी इसके अंतर्गत होता है, जो 2 साल जिसका अगर आप देखेंगे नॉमिनेशन पीरियड होता है। तो ये तो बात होगी अथॉरिटी के बारे में, ये बात होगी एलिजिबिलिटी के बारे में। अब अगर आप देखेंगे कितने कैटेगरी के सर्टिफिकेशन होते हैं, तो 4 कैटेगरी के बेसिकली सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। पहला यूनिवर्सल, अर्थात फॉर ऑल एज, सभी उम्र के लोग देख सकते हैं, इसमें बच्चे भी आ जाते हैं और सभी एज के लोग आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी यूनिवर्सल विथ पेरेंट गाइडेंस, तो पेरेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कुछ बच्चे देख सकते हैं, तो मतलब यूनिवर्सल फॉर ऑल से नीचे दूसरी कैटेगरी होती है यूए कैटेगरी। तीसरी एडल्ट्स ओनली, तो एडल्ट्स ही उस मूवी को देख सकते हैं जिनमें कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं होते हैं समाज के दृष्टिकोण से। साथ ही चौथी कैटेगरी एस कैटेगरी, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक ग्रुप, तो इसमें कुछ डॉक्टर है, फार्मर्स है, यही जो स्पेसिफिक लोग हैं उसी
को अगर हम देखें तो वही केवल इस मूवी को देख सकते हैं। अब ये शक्तियाँ होती हैं सीबीएफसी की, इसका पर्पस क्या होता है, इन कैटेगरी का पर्पस क्या होता है? एक तो पर्पस ये होता है असामाजिक जो गतिविधियाँ हैं, असामाजिक गतिविधियाँ हैं उनका महिमा मंडन ना करना, मतलब कोई भी ऐसी मूवी है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स को सपोर्ट करती है, या अगर आप देखेंगे ड्रग्स है या गुंडागर्दी इन सबको सपोर्ट करती है, ऐसी चीज़ों को हटाना। फिर इसके अलावा वायलेंस को कम करना, तो कोई भी ऐसी मूवी ना बना जिससे वायलेंस क्रिएट होता हो। बच्चों को लेकर अगर आप देखें सेक्सुअल अब्यूज़ हो, इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो समाज में ना निकल के सामने आए, ये देखना। इसके अलावा शराब है, नशीली दवाएं हैं, इन सब का जो प्रोत्साहन ना होता हो, यह बात करना। इसके अलावा अगर आप देखें यौन हिंसा ना प्रचारित होती हो मूवी से, यह देखना। अश्लीलता ना हो, साथ ही किसी भी प्रकार के जाति धर्म या जो सामाजिक समूह है उनको नीचता ना दिखाए। साथ ही अगर आप देखेंगे भारत की जो संप्रभुता है, सोवरेंटी है, भारत की जो अखंडता है, उसको सुनिश्चित करना भी इस मूवी का मतलब इस बॉडी का पर्पज होता है। तो ये सारे क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए क्या किया जाता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे 3 कार्य बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे सीबीएफसी के। पहला कार्य वही होगा कि एक तो क्या करना, सर्टिफाई करना हो किसी मूवी को, सर्टिफिकेट देना। फिर तीसरा एज क्राइटेरिया फिक्स करना, किस एज क्राइटेरिया के लोग इस मूवी को देख सकते हैं। तीसरा राइट होता है विदेशों में डबिंग के लिए प्रमाणित करना, ठीक है ना, विदेशों में उसकी डबिंग होगी या नहीं होगी, ये सब प्रमाणित करना किसका वो होता है, सीबीएफसी का होता है। अब अगर आप देखेंगे सीबीएफसी के जो मैंडेट्स होते हैं पब्लिक एग्जीबिशन में, ये इंश्योर करते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी भी कानून को ना तोड़ रहे हो, साथ ही पब्लिक ऑर्डर, लोक जो व्यवस्था है, इसके अलावा डिसेंसी मोरलिटी है, समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, वह रिलेशन ऑफ फॉरेन स्टेट है, इन सबको हार्म ना कर रहे हो तभी किसी मूवी को अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है सीबीएफसी के मैंडेट्स को लेके। अब अगर आप देखोगे तो सीबीएफसी के जो डिसीजंस होते हैं उसको अपील करने के लिए, अगर आप देखेंगे सीबीएफसी के जो डिसीजन, उसको अपील करने के लिए एक अथॉरिटी थी जिसे बोला जाता था फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी थी ये सेक्शन डी के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त करती थी, सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के अंतर्गत, और अपील सुन सकती थी किसी के द्वारा। जब किसी मूवी को लेके कोई भी ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हो तो वो इस अथॉरिटी में अपील कर सकती थी। इस अपील में अगर आप देखें प्रोसेस होती थी, 30 दिन के अंदर उन्हें अपील करना होता था फ्रॉम द डेट ऑफ सीबीएफसी ऑर्डर। तो सीबीएफसी का जो ऑर्डर था 30 दिन के अंदर अपील करना होगा, अपील को फॉलो करना होगा। ठीक है, सेकंड रिव्यू होता था इस कमेटी के द्वारा। अब इस कमेटी में अगर आप देखेंगे चेयरपर्सन हुआ करते थे जनरली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर चेयरपर्सन हुआ करते थे अगर आप देखेंगे अदर मेंबर भी हुआ करते थे। बाद में अगर आप देखेंगे तो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 के द्वारा इस कमेटी को समाप्त कर दिया जाता है, और ये जो पावर है ये किसके पास चली जाती हैं, हाई कोर्ट के पास चली जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इस कमेटी को उस बात में समाप्त कर दिया गया। ठीक, और किसके पास पावर चलेगी कि अभी पावर चलेगी किसके पास, हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास चली जाती हैं। अब आगे अगर हम देखें तो इश्यूज क्या हो रहे हैं, वर्तमान में क्या इशू हो रहा था। पहला इशू सबसे बड़ा देखने को मिला है आर्बिट्री सेंसरशिप कट्स ऑफन सब्जेक्टिव। अगर आप देखेंगे कोई ऐसा भी चीज़ है जिसको दिखाया जाना चाहिए, समाज में जागरूकता के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, तो उसको काट दिया जाता है, उसको हटा दिया जाना। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, अगर ऐसा लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ चीज़ें हो सकती हैं तो उसको भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। खासतौर पर जो रूलिंग पार्टी होती है उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला समाज में ना देखने को मिले, उनके खिलाफ कोई हेट ना बन जाए, तो उन सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है। तो ये एक इशू क्रिएट होता है जिससे कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी उल्लंघन होता है। तीसरा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अगर आप देखेंगे पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। किन किन चीज़ों को हटाया गया है, सीबीएफसी ने तो हटा दिया, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे कि सच में वो हटाने लायक था या नहीं था, ये कैसे पता चलेगा जब लोगों तक वो चीज़ आई ही नहीं। और डेमोक्रेसी का पर्पज ही होता है कि लोगों तक वो चीज़ें पहुंचे, लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इसलिए इसको डिसीजन देखने को मिलता है। साथ ही कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मूवी जो होती लीक हो जाती है, सीबीएफसी के ऑफिस से ही कई बार ऐसा हुआ है, जिससे भी कई जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सीबीएफसी के ऊपर, यह भी देखने को मिलता है। और चर्चा इससे यह भी खड़ी होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस रेगुलेशन। तो आर्टिकल 19(1) जो है प्रावधान करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मूवी बनाना भी अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो रेगुलेशन है तो हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल करता है, यह यहाँ पे मामला देखने को मिलता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19(2) यहाँ पे बात करता है किसके बारे में, 19(1) जो होता है उसके अंदर जो पार्ट है उनको रेगुलेशन के बारे में, कि इनमें किस किस चीज़ों को लेकर 19(1) को कंपाइल नहीं किया जा सकता।
तो उसमें रिस्ट्रिक्शन की भी बात होती है। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे यह भी मामला होता है कि जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है 1952 बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। अब ये जो आउटडेटेड हो चुका है इसको अपडेट करने की आवश्यकता है, तो पुराने कानूनों की जगह नए कानून आए। इसके अलावा अलग अलग प्रावधान देखने को मिलते हैं, जो वेब सीरीज हैं उनमें अगर आप देखेंगे वो अलग चीज़ों के थ्रू रेगुलेट हो रही हैं, और यहाँ पे सिर्फ मूवी के लिए है। तो यह भी मामला आता है कि हर एक तरह का जो चीज़ें जो स्टोरी सामने आ रही हैं, वेब सीरीज के थ्रू हो, मूवी के थ्रू हो या डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हो, सभी के लिए सेम लॉ होने चाहिए। तो यह भी एक मामला देखने को मिलता है। तो ये सारी तो बातें हो गई जो हमें यहाँ पे जाननी थी। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि जो घूस वगैरह रिश्वत के मामले सामने आए हैं, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। अब सजेशंस क्या दिए जाते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड्स होना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला रिफॉर्म इन सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952, तो जो 1952 का जो अधिनियम था उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, और जो वर्तमान में सभी के लिए सेम कानून होने चाहिए, चाहे वेब सीरीज हो, मूवी हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, इनको लेके भी ऐसा माना जाता है कि समान कानून होने चाहिए। इसके अलावा ग्रेटर ऑटोनॉमी, रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस होना चाहिए, और जिसमें जो नियुक्तियां हैं उसको डेमोक्रेटिक मैनर में की जानी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लोग सिर्फ उसमें ना रहें, अदर जो डायमेंशन उसके भी लोग वहाँ पे होने चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो कोई जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में अगर आप देखें, या तो कोई ऐसी कमेटी बने, वो कमेटी अपॉइंट करे ऐसे लोगों को कि कौन कौन से लोग सीबीएफसी में जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली उसको अप्लाई किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी मूवी के लिए आप वो अप्लाई कर रहे हो, किसी और मूवी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सपोज करिए कि जो रूलिंग पार्टी है, ए रूलिंग पार्टी है, अब उसको पता है कि अगर हम बी जो अपोजिशन है उसके खिलाफ कोई मूवी है तो उसको ओके कर दो, है ना, जो उसके खिलाफ वायलेंस क्रिएट करे या उसके खिलाफ समाज में घृणा पैदा करे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समान सभी के लिए कानून होना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, समाज में जो वैश्विक स्तर पर जो रेटिंग सिस्टम है उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ब्लैंकेट बना के रखें और उस ब्लैंकेट के तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन को लगातार वायलेट करें। इसके अलावा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ हैं उनके जो पावर है, इसके अलावा जो हमारे राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये सारा बैलेंस हमने देखा, ये सारी चर्चा हमने देखी। तो आज हमने जाना कि जो सीबीएफसी अथॉरिटी है उसके बारे में हमने जाना, क्या इशूज वो हमने जाना, सजेशंस क्या है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे लगातार हम वीडियोस की सीरीज लेके आते रहेंगे। आज के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी। इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि इट इज द स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये सही है गलत है। दूसरा, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। तीसरा, द सीबीएफसी हैज द अथॉरिटी टू इम्पोज ब्लैंकेट बैन ऑन फिल्म इन इंडिया। तो इन तीनों में कौन सा सही स्टेटमेंट है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है चारों में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।